पक्ष पुलिस का है, बिहार पुलिस का। और जैसा मैंने कहा कि इस केस की जांच से जुड़े जिन इस केस के बारे में सारी जानकारी है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका पूरा पक्ष क्या है वो रखूंगा। लेकिन उस पक्ष को सुनने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे जो मैंने उनसे लास्ट में पूछे, बट वो सवाल के जवाब नहीं मिले। तो पहले उनकी कहानी और फिर उस कहानी का पोस्टमार्टम और उस कहानी के बाद जो सवाल उठ रहे हैं जो अधूरे हैं वो, तो दोनों पहलू दोनों पक्ष के साथ इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। पहले बिहार पुलिस का पूरा वर्जन, जो जाहिर सी बात है ऑफ द रिकॉर्ड आपको सुना रहा हूँ। जिस नीट छात्रा की हम बात कर रहे हैं ये एक नाबालिग लड़की थी। 2023 में ये पहली बार पटना आई थी पढ़ाई करने के लिए। जब ये पटना आई थी तब इसने 10th का एग्ज़ाम पास किया था। पटना आने के बाद अब इसने डॉक्टर बनने के लिए नीट की कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया और फिर वहीं एक जो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, उसमें उसके पेरेंट्स ने देखा, पता किया और फिर वहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ शामिल है, तो वहाँ वो रहने लगी उस गर्ल्स हॉस्टल में। ये कमरा बहुत ही छोटा, मतलब जो पटना में आमतौर पर इस तरह के गर्ल्स हॉस्टल होते हैं उसमें दूर दराज से, गांव से भी लड़के लड़कियां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो बस ये समझिए 3 फीट बाई 5 फीट का ये कमरा है। तो 3 फीट बाई 5 फीट कितना हो सकता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहना शुरू कर देती है। 10 से 12 हज़ार रुपये इसका खाने पीने के साथ था। और इस गर्ल्स हॉस्टल में ये था कि टिफ़िन सिस्टम था, मतलब हर स्टूडेंट्स को टिफ़िन उसके दरवाजे पर पहुँचा देते थे, वो अपने रूम में खाना खा सकते, ब्रेकफास्ट कर सकते। तो 2023 में आई, 10वीं पास करने के बाद उसके बाद इसने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। फिर इसी दौरान में 2 साल हो गए, 23 से 25, शायद इसने 12वीं का एग्ज़ाम भी दिया। 12वीं का एग्ज़ाम पास किया कि नहीं ये भी पुलिस को पता नहीं। और ये मैं अभी की पूरी कहानी फर्स्ट पार्ट पुलिस के हवाले से सुना रहा हूँ ताकि उन्हें भी शिकायत ना हो कि हमारा पक्ष नहीं रखा गया। तो 12वीं पास की कि नहीं ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्लियर नहीं है, लेकिन ये नीट की अपनी तैयारी करती रही। जब नीट की तैयारी करती रही तो नीट के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनका एक टेस्ट सीरीज़ चलता है पूरा, हर वक्त वीकली। करीब 50 टेस्ट सीरीज़ हुए, 50। जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये है कि इस नीट की छात्रा ने उन 50 में से 48 टेस्ट में अपेयर नहीं हुई, एब्सेंट रही। 50 टेस्ट, उसमें से 48 में एब्सेंट। 2 के बारे में अभी पुलिस जांच करेगी, वो बैठी, पूरा एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, टेस्ट दिया कि नहीं दिया, क्लियर नहीं है अभी। ये सब चलता रहा। अब इस नीट छात्रा के जो पेरेंट्स हैं, पिता एक स्कूल में मुलाजिम है, एक भाई है और एक ये भाई भी बड़ा है लड़की से, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। बकौल पुलिस वो लगभग यूं ही है। तो अब ये लड़की यहीं रहकर पढ़ाई कर रही है। दिसंबर का महीना आता है, हॉस्टल में छुट्टी होती नहीं, लेकिन ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद। तो ये बच्ची 26 दिसंबर को अपने गांव जाना चाहती है। ये लड़की जब भी आती थी पटना से, जो इसका घर है जहाँ, वो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो वो ट्रेन से आया करती थी। लेकिन 26 दिसंबर को जब ये लड़की पहली बार पटना से अपने घर गई तो इसके माँ, बाप और भाई, ये तीनों एक स्कॉर्पियो का कार गाड़ी वो किराए पर लेते हैं और किराए पर लेने के बाद पटना पहुंचते हैं। पटना आने के बाद वो अपनी बेटी और अपनी बहन को उसी स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था जिससे इन्होंने किराए पर लिया था। और फिर ये 26 दिसंबर को वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं। 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक ये लड़की अपने घर रहती है। जिन पुलिस अफसर से बात की उनका ये कहना है कि जब 26 दिसंबर को स्कॉर्पियो से ये लोग गाँव पहुँचे, तो जब गांव पहुँचे तो वहाँ इनके घर के पास एक मेडिकल स्टोर है। लड़की के पिता, उनको नींद की कुछ प्रॉब्लम है तो वो नींद की गोलियाँ खाते हैं। तो वहाँ से ये लोग उतरे। लड़की ने उसी मेडिकल स्टोर से, जहाँ से इनके पिता नींद की गोलियाँ खरीद कर खाते हैं, 370 रुपये पेटीएम किया और नींद की गोली के 6 पत्ते खरीदे।
एक पत्ते में 10 गोलियां थी, तो 6 × 10 16 की गोली थी। उसके बाद ये लोग घर गए और ये लड़की नहीं खरीदे, पेटीएम इसी ने ऑनलाइन किया था, पेटीएम से। अब 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये लड़की वहीं घर रहती है। 5 जनवरी को अब लड़की वापस जब आती है तो अकेले आती है, स्कॉर्पियो में नहीं आती बल्कि ट्रेन से आती है, जो अक्सर वो पिछले 2 सालों से आ रही थी। पटना जंक्शन उतरती है, इसके हाथ में एक थैला है, सीसीटीवी फुटेज है। वहाँ जब उतरती है तो इसी के हॉस्टल की एक लड़की अपने किसी जानने वाले को पटना जंक्शन छोड़ने के लिए आई थी, तो वो दोनों स्टेशन पर टकराते हैं। वापसी में ये दोनों लड़कियां एक साथ टेम्पो पकड़ते हैं, ऑटो, जो बिहार में इसको टेम्पो बोलते हैं, तो उसमें बैठकर ये लोग हॉस्टल पहुंचते हैं। जब हॉस्टल पहुंचे तब दोपहर के 3:37 का वक्त हुआ था। 3:37 पर यह लड़की अपने कमरे में जाती है और उसके बाद 3:37 से लेकर जब ये हॉस्टल पहुंची तो इसने एंट्री करते हैं, जो भी बच्चे बाहर चले जाते हैं, जो छुट्टी से लौटते हैं या हॉस्टल में एंट्री करते हैं, तो इसने पहले आउट वाले कॉलम में साइन कर दिया था, फिर उसे काटकर इन वाले कॉलम में लिखा। उसके बाद ये अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद ये लड़की अब 5 जनवरी को 3:37 से लेकर रात तक 2 बार सिर्फ बाहर निकलती है और दोनों बार पानी लेने के लिए निकलती है। इसके बाद ये लड़की बाहर नहीं निकलती। इस दौरान में अब हॉस्टल के कुछ लोगों को पता था कि ये वापस घर से लौट आई है छुट्टी से, तो वो रात का खाना शायद इसके घर के कमरे के बाहर रख देते हैं, टिफ़िन, पर ये खाती नहीं है। सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो फिर ब्रेकफास्ट जो है वो रखा गया, लेकिन लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब ब्रेकफास्ट के बाद लंच का टाइम आ गया और लंच में भी दरवाज़ा नहीं खोला और टिफ़िन रखा हुआ है, तब हॉस्टल के जो स्टाफ हैं उन्हें थोड़ी फिक्र हुई। इसके बाद उन्होंने दरवाजे को नॉक किया, आवाज़ अंदर से आई नहीं। तभी उसी हॉस्टल की 10-12 लड़कियां आईं, उन्होंने भी नॉक किया, लड़की ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। तब सब परेशान हो गए। इसके बाद गार्ड को बुलाया गया। गार्ड ने किसी तरह दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो लड़की अंदर बेहोश पड़ी थी। जब लड़की को बेहोश देखा तो फ़ौरन गार्ड, हॉस्टल के जो स्टाफ, ये लोग लेकर वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर सहजानंद हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। सहजानंद हॉस्पिटल भी ना कहें उसे, बल्कि एक क्लिनिक है छोटा सा, जो बेसिक मरहम पट्टी के लिए एक तरह से या दवा, बुखार की गोलियां देते हैं, तो वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के दौरान में अब हॉस्टल के पास लड़की के पेरेंट्स के नंबर थे। हर बच्चे के नंबर पेरेंट्स के होते हैं हॉस्टल के पास। तो उन्होंने लड़की के पिता को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इत्तेफाक से इसी हॉस्टल में कुछ वक्त पहले तक एक और लड़की रहती थी जो सेम इस लड़की के इलाके की थी। हॉस्टल वाले उस लड़की के पिता को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये लड़की बेहोश है, उनके पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप उन्हें घर जाकर मैसेज दे दीजिए। तब उस एक्स जो हॉस्टलर थी उसके फादर जाकर लड़की के माँ बाप को पहली बार इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे से आपकी बेटी बेहोश है और इस वक्त हॉस्पिटल में। इधर तब तक सहजानंद हॉस्पिटल में लड़की है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं आगे क्या होगा कि पेरेंट्स आएँ तब कुछ बताएं। फिर पेरेंट्स आते हैं और शाम के करीब 7:30 बजे थे उसी दिन, 6 जनवरी। 6 जनवरी की 7:30 बजे पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा तो उसने बताया कि इसकी हालत ठीक नहीं है, बेहोश है और ड्रग्स का इलाज कर रहे थे उस वक्त। तो फिर जो पुलिस का पक्ष है वो ये है कि यहाँ से फिर पेरेंट्स ने कहा कि इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर प्रभात हॉस्पिटल ले गए, सेकंड हॉस्पिटल। प्रभात ले जाने के बाद प्रभात हॉस्पिटल में जब ये लड़की पहुँची, सहजानंद के जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो दिखाई, तो ये हुआ कि उन्होंने भी इसका ड्रग्स का इलाज करना शुरू किया। फिर प्रभात हॉस्पिटल ने एक MLC तैयार की, मेडिकल लीगल केस जो होता है, और उन्होंने डॉक्टर जो नाम था, जब वहाँ पे गए प्रभात हॉस्पिटल के, तो उन्होंने एक पुलिस को कहा कि हम बताएं। हालांकि जो पुलिस का वर्जन है वो ये है कि जब लड़की प्रभात हॉस्पिटल पहुंची तो उनके पेरेंट्स वहाँ पे आ चुके थे। उन्होंने कहा कि ये फैमिली मैटर है, आप पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। तो हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं, ये एक MLC का केस है, मेडिकल लीगल का केस है, तो हमें तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ये जो लड़की का केस था इसको
कदम कुआं थाने को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो पड़ता था प्रभात, ये कदम कुआं थाने के जुरिडिक्शन में आता था। कदम कुएं थाने में जब इन्फॉर्म किया गया तो वहाँ से एक एसआई आया, दरोगा, और आया और उसके बाद उसने पूछा, ये बात है 6 तारीख की। तो ये हुआ कि अभी तो लड़की बेहोश है। पेरेंट्स ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। दरोगा ने अपना नंबर दिया और कहा कि जब होश में आ जाए आप लोगों को स्टेटमेंट देना, मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। इसके बाद 7 तारीख को दरोगा साहब गए ही नहीं। फिर 8 तारीख हो गई। 8 तारीख को जब ये पहुँचे तो पेरेंट्स ने पहली बार बयान दिया, लड़की के पिता ने। हालांकि फिर पिता ने कहा, जो डॉक्टर है वहाँ, डॉक्टर सतीश, उनके पास चैट है कि इनके एक कंपाउंडर के ज़रिए कहलवाया गया कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं, ये फैमिली का मैटर है। लेकिन फिर भी एमएलसी तैयार था। तो 8 तारीख को कदम कुआं थाने के दरोगा ने पिता का लड़की के स्टेटमेंट ले लिया। अब स्टेटमेंट लेने के बाद 9 तारीख आ गई। 9 तारीख को अब प्रभात हॉस्पिटल में पहली बार जब बाकी लोग आए, उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने को इन्फॉर्म किया गया और चित्रगुप्त नगर थाने ने 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज की। अब चित्रगुप्त नगर थाने इसलिए इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि जिस हॉस्टल में लड़की बेहोश मिली थी वो जुरिडिक्शन, वो इलाका चित्रगुप्त नगर थाने के तहत आता है। ये मामला कदम कुआं थाने का तो था ही नहीं। कदम कुआं थाना इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि वहाँ पर प्रभात हॉस्पिटल का मामला था और वो उसके इलाके में आता था। तो अब एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसके बाद अब ये लड़की 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 दिन तक प्रभात हॉस्पिटल में रहती है। 5 दिन तक रहने के बाद 11 को इसकी हालत ख़राब होती है। तो फिर इसे मेदांता भेज दिया जाता है और मेदांता में ये लड़की दम तोड़ देती है। अब इसके बाद फिर सारी कार्रवाई, सारी कहानियाँ तो आपको पता है जो पहले सुनाई। अब जिन पुलिस अफसर से मैंने बात की, यहाँ तक की कहानी तो आपने बड़ी सीधे सपाट सुना दी। और अगर इतने ही सब कुछ सच है तो फिर एक तो मामला क्या है, लड़की के साथ हुआ क्या, और दूसरा फिर 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड क्यों किया अगर कोई गलती नहीं थी। एक कदम कुआं थाने के दरोगा को और एक चित्रगुप्त नगर थाने की इंस्पेक्टर या एसएचओ रोशनी कुमारी को। तो उन्होंने इन दोनों के बारे में एक दलील दी। उन्होंने कहा कि कदम कुआं थाने के दरोगा को इसलिए सस्पेंड किया गया कि जब पहली बार प्रभात हॉस्पिटल वो पहुंचा और उसने एमएलसी देखा कि एक लड़की आई है जिसका ड्रग्स का इलाज चल रहा है, शायद जान देने की कोशिश की है, तो उसका थाना या उसका जुरिडिक्शन नहीं था, लेकिन उसका फ़र्ज़ था कि वो फ़ौरन चित्रगुप्त नगर थाने की को इन्फॉर्म करे कि ऐसा ऐसा केस है और ये आपके जुरिडिक्शन में आता है क्योंकि वो हॉस्टल आपके तहत है। तो कदम कुआं थाने ने चित्रगुप्त नगर थाने को ये इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया और दरोगा साहब बैठ गए कि एक लड़की है, ठीक है, अभी जिंदा है और ड्रग्स का केस है, तो इसमें क्या इन्फॉर्म करना, मतलब कोई केस ही नहीं है। तो इसीलिए कदम कुआं थाने के दरोगा को सस्पेंड किया गया कि जैसे ही एमएलसी और इस लड़की के बारे में 6 तारीख को उसको पता चला था, उसको फ़ौरन चित्रगुप्त नगर थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था क्योंकि ये उनका केस था, लेकिन उसने किया नहीं। तो फिर चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ को क्यों सस्पेंड कर दिया गया अगर सब कुछ सीधा मामला था? तो जिन पुलिस अफसर साहब से मैंने बात की, उनका कहना था कि चित्रगुप्त नगर थाने की गलती ये थी कि उन्हें इस हॉस्टल में और इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ अगले 3 दिनों तक कोई जानकारी ही नहीं थी। तो जांच से जुड़े इन पुलिस अफसर के हिसाब से रोशनी कुमारी को ये पता होना चाहिए था कि उनके थाने के तहत एक हॉस्टल में ऐसा ऐसा मामला हुआ है, एक लड़की बेहोश मिली है, हॉस्पिटल में है, ड्रग्स का इलाज चल रहा है, लेकिन उन्हें 9 तारीख तक पता ही नहीं था, इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया। तो ये 2 कार्रवाई की सफाई तो उन्होंने दे दी। अब जाहिर सी बात है, मेरा सिंपल सा सवाल था कि लड़की को हुआ क्या था। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा वर्जन नहीं है, ये बिहार पुलिस के उन अफसर का वर्जन है जो इस पूरे केस को जानते हैं, जो जांच के हर एक पहलू से वाकिफ़ है। इसके बाद मैं अपने ऊपर आऊँगा। तो उनका कहना था कि ये लड़की जब 26 दिसंबर को पहुँचती है तो वहाँ उस मेडिकल स्टोर से दवा खरीदती है, नींद की गोली, जहाँ से इसके पिता लेते थे क्योंकि वो गोली नींद की खाते थे। इनका ये कहना था कि लास्ट दिसंबर से ये सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ये सर्च कर रही थी कुछ मेडिसिन जिसमें साइनाइड से लेके पैरासीटामोल तक शामिल है। अब कोई क्यों सर्च करेगा? तो बिहार पुलिस का ये पक्ष था कि इस लड़की के कमरे से इसकी एक डायरी मिली है और उस डायरी में ये लिखा हुआ कई जगह पर कि मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रही हूँ,
मैं शायद उतना अच्छा पढ़ नहीं रही हूँ, मेरा बड़ा भाई भी कुछ नहीं कर पाया, मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पैसे के खर्च भी हो रहे हैं। ये डायरी में कुछ जगह लिखा हुआ है। और फिर ये सारी चीज़ें का सर्च इंटरनेट पर। फिर ये भी है कि जो ये मेडिसिन लेकर आई उसको भी इसने सर्च किया था पटना में रहते हुए, लेकिन ले नहीं पाई। जब ये पिता के साथ गई 26 दिसंबर को, तब वहाँ से उसने खरीदा। बिहार पुलिस का ये भी कहना है कि उस कमरे से, जिस कमरे में लड़की बेहोश मिली थी, सेम मेडिसिन के 3 खाली पत्ते मिले। 5 मतलब 6 उसने खरीदे थे बल्कि, और 3 खाली पत्ते, 3 या उसने कितने 6 पत्ते खरीदे थे 60, 3 खाली मिले। अब 3 खाली का मतलब होता है एक पत्ते में अगर 10 तो 3 में 30 गोलियां गायब थी। और ये पत्ते केयरटेकर ने उठाकर लड़की के मामा को दिया और लड़की के मामा ने फिर पुलिस को दिया। बाकी के 3 पत्ते के बारे में इनको जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये 3 पत्ते दिए। उनका कहना है कि जब ये सहजानंद हॉस्पिटल गई, उसके बाद प्रभात हॉस्पिटल गई और फिर मेदांता गई, इन तीनों जगह पर ड्रग्स का ही इलाज चल रहा था। अब सवाल ये है कि चलिए ड्रग्स का इलाज चल रहा था, नींद की गोलियां मिली, सारी चीज़ें मैं पुलिस के उससे कहानी सुना रहे हैं वो। मेरा सवाल था कि ये सारी चीज़ें हैं वो अगर एक तरह से लाइफ से मायूस थी या फिर डिप्रेशन में थी, पढ़ाई लिखाई सही नहीं थी, 50 में से 48 टेस्ट दिया नहीं, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें उस लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशान मिले वो कहाँ से आए? जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें ये है कि उसके अंदरूनी कपड़ों पर जो स्पर्म मिले हैं वो किसके नमूने हैं, कौन है वो? तो ये कहाँ से? एक लड़की अगर मान लीजिए 1% को कि डिप्रेशन में है या कुछ भी है और वो मतलब जान भी देना चाहती है, लेकिन वो अपना रेप खुद थोड़ी कर सकती है, तो ये कहाँ से आए? अब इस पर पहले बिहार पुलिस की सफाई सुनिए। उनका कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अच्छा उससे पहले कि जब पुलिस ने सफाई दी और ये कहा कि कोई रेप की कोशिश या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, वो कहानी कहाँ से आई? तो इनका कहना था कि जब प्रभात हॉस्पिटल की जो लेडी डॉक्टर थी, सबसे पहले उसने ये बात की और उसने ये बात डॉक्टर सतीश को बताई। डॉक्टर सतीश ने फिर रोशनी कुमारी को बताई, जो SHO थी रोशनी कुमारी ने ASP को बताई, ASP ने SSP को बताई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पूछा कि जख्मों के निशान के बारे में, उसके जिस्म पर नोचने खसोटने इस टाइप के सारे जख्म हैं, तो इनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे जख्म थे जो पुराने थे 6 जनवरी के पहले के। रिपोर्ट में डॉक्टर ने उन जख्मों को भी गिन दिया और बिहार पुलिस ने इसीलिए अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से एम्स पटना को एक रिपोर्ट देने को कहा है कि आप हमें ये बताएं कि इसमें कौन से जख्म नए हैं और कौन से जख्म पुराने हैं, मतलब कौन से 5-6 जनवरी से पहले के हैं, कौन से 6 जनवरी के बाद के हैं। खैर, अब वो एम्स जो भी रिपोर्ट दे। अब सवाल ये है कि फिर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि स्पर्म मिले वो क्या है और लड़की के साथ हुआ क्या? तो फिर यहाँ पे वही वो पुलिस वाला अपना जो बयान होता है, स्टेटमेंट, कि भी हम कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचे हैं, जैसे ही कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। उसके लिए कुछ जांच अभी जारी है। तो ये थी उन सीनियर पुलिस अफसर की ज़ुबानी सुनाई गई इस केस की पूरी कहानी, जो मैंने लगभग हूबहू आपको सुनाई, और वो मैंने इजाज़त लेकर उनसे सुनाई। बस उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, तो मैं नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। इतनी मर्यादा रखनी चाहिए और ये ट्रस्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये वो अफसर है जिनके बारे में आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इस केस में जो कुछ भी है, जो हो रहा है, जो हुआ है, उसकी सारी जानकारी है इनके पास, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं उस केस से। तो अब ये तो पूरा पक्ष आ गया इस लड़की का, बाकी सारी चीज़ें। अब सवाल ये है कि पुलिस के इस वर्जन में कहाँ कहाँ झोल है। अभी बीच में आपको बताया था कि इस मामले में कुछ लोगों के DNA टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। उसमें खबर ये भी आई थी कि इस हॉस्टल के इर्द गिर्द 5 जनवरी को कुछ लड़के दाखिल होते हुए दिखाई दिए। इन पुलिस अफसर का कहना है कि 26 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक के CCTV के फुटेज इस हॉस्टल के हमारे पास है और ये हम वक्त आने पर दिखा देंगे सभी को।
उनका कहना है कि 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक इस हॉस्टल के अंदर कोई भी मेल, लड़का और मर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मेल एंट्री नहीं किया है और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। इनका कहना है कि इनके पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं जो पटना जंक्शन पर उतरते से लेकर शाहजानंद, प्रभात हॉस्पिटल सभी के हैं। तो बकौल पुलिस इस हॉस्टल के अंदर कोई मेल दाखिल नहीं हुआ। लड़की भी उस हॉस्टल में दिखाई दी है 5 जनवरी को आते हुए और 6 जनवरी तक है, लेकिन 2 ही बार वो कैमरे में कैद हुई क्योंकि कमरे से फिर बाहर नहीं निकली। अब यहाँ सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, लेकिन यही पुलिस रिकॉर्ड पर यह भी कह रही है कि लड़की ये 5 तारीख को आई, 6 तारीख को बेहोश मिली, 9 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई यानी 3 दिन बाद, और 10 तारीख को एक पुलिस का ही स्टाफ, एसएचओ का प्राइवेट ड्राइवर जो कहिए, उनका कहना था वो प्राइवेट ड्राइवर नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर है बिहार पुलिस के, तो वो आकर उस हॉस्टल में, इंस्पेक्टर साहिबा नहीं जाती हैं, कोई और पुलिस वाला नहीं जाता, वो जाकर डीवीआर उठाकर ले जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो 2 रिपोर्ट हमारे सामने है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट में ये तो है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश हुई, या तो रेप हुआ या रेप की कोशिश की गई, स्पम मिले, और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि ये स्पम जो है ये शायद 18 से 21 या 22 साल के किसी लड़के के। तो ये लड़का कौन है? और अगर सीसीटीवी कैमरे में 5 से लेकर 6 जनवरी तक कोई भी मेल हॉस्टल के अंदर दाखिल दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर इस लड़की के अंदरूनी कपड़ों पर स्पम कहाँ से आए? जब सीसीटीवी कैमरे का आपने डीवीआर ही 10 तारीख को उठाया हॉस्टल जाकर, 5 को ये लड़की लौटती है, तो अगले 5 दिनों तक, मुझे पता नहीं डीवीआर के बारे में ज़्यादा, हालांकि कहते हैं कि उसके साथ मतलब डीवीआर छोड़ी सीसीटीवी फुटेज कैमरे, हो सकता है कि उसमें कुछ छेड़छाड़ हो, अब वो तो फॉरेंसिक एविडेंस से ही पता चलेगा, लेकिन अगर इसमें बड़े लोग या कुछ इस तरह की हरकतें शामिल हैं तो फिर कोई ऐसे सबूत क्यों छोड़ेगा? बहुत मुमकिन है उसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, कुछ ऐसे कैमरे या फुटेज ये भी हो सकता है जो पहले हों उसको गायब कर दिया गया हो, जो कोई और एंगल पकड़ रहा उसको गायब कर दिया गया हो। तो जब 5 दिन तक आप सीसीटीवी कैमरा क्राइम सीन को आप देख ही नहीं रहे, तो फिर कैसे यकीन किया जाए? और जो कमरा क्राइम सीन है जिसमें वो लड़की रह रही है, उसके कहते हैं कि पूरा रूम साफ कर दिया गया, तो फिर उस पर कैसे माना जाए कि उस क्राइम सीन से क्या एविडेंस मिलेगा? तो पुलिस की अपनी कहानी एक तरफ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के इन सवालों से पटना पुलिस बच नहीं सकती है कि अगर आपके हिसाब से सब कुछ सही है, लड़की परेशान थी, लड़की इंटरनेट पे सर्च कर रही थी तमाम तरह की दवाएं, तो फिर सेक्सुअल असॉल्ट, रेप या रेप की कोशिश उसके साथ कैसे हो गई? स्पम के जो स्पॉट है वो कहाँ से मिल गए? मतलब कोई तो है, किसी ने तो कुछ किया है। और फिर खुद पुलिस का कहना है कि 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक ये लड़की अपने घर में ही थी, इधर उधर और कहीं नहीं गई है। और पुलिस इस दौरान की उसके सारे कॉल डिटेल, जो स्कॉर्पियो लेने आई उसके ड्राइवर से लेकर सब कुछ पूछताछ, यहाँ की लोकेशन, सारी चीज़ें हैं, डायरी वायरी सब कुछ है, सब पता कर रही है। तो जब लड़की 26 से लेके 5 जनवरी तक बिल्कुल घर में है और 5 जनवरी को लौटती है और अचानक अगले दिन 6 जनवरी को वो कमरे में बेहोश मिलती है और उसके बाद रेप या रेप की कोशिश पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट स्पम के स्पॉट बता रहा है, तो ये आखिरी के मैं कहूँ अगर 3:35 पे पहुँची है और अगले दिन दोपहर लंच के वक्त वो शायद जब नहीं मिली तब लड़कियां वहाँ गई थी उसे ढूंढने के लिए, तो इस दौरान में लगभग यानी कि 20 घंटे की कहानी क्या है, और यही 20 घंटे की कहानी पटना पुलिस अब तक सामने नहीं ला पाई है, और इन्हीं 20 घंटे की कहानियों में सारी सच्चाई छुपी है। तो जब तक ये क्लियर नहीं करेगी बिहार पुलिस कि ये स्पम का राज क्या है, ये रेप या रेप की कोशिश का क्या है, तो तब तक तो शक और उंगलियां दोनों उठती रहेंगी। कुछ तो है गड़बड़ जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अगर बिहार पुलिस, पटना पुलिस का ये दावा है कि उनके पास सारे
सीसीटीवी कैमरे, फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग एक पुख्ता सबूत है, तो फिर पुख्ता सबूत को उनको सामने रखना चाहिए।